जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है सबा नुमान और मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए वेबसाइट बनाई है। मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखाऊंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरे कोर्स की फ़र्स्ट और मेरे चैनल की सेकंड वीडियो है। तो उम्मीद करती है कि मैं आपको यानी कि जितना भी कोर्स मैं आपको सिखाऊंगी आपको एंड तक समझ आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हम क्या है अपनी बेसिक्स की या हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये है कि आज इस कोर्स में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बताया जाएगा कि फ्रीलांसिंग जो हम करते हैं या हम बहुत फ्रीलांसिंग कहते हैं, तो बेसिकली फ्रीलांसिंग है क्या, मतलब हम किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रीलांसिंग में आती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है फ्रीलांसिंग के बारे में। तो इंशाल्लाह आगे भी और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप नेक्स्ट अपडेट जो आपको वीडियोस की है वो आती रहे और आप वीडियोस देख के इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं ये करते रहें। जी, ये हमारा कोर्स कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कोर्स ये 2 पार्ट्स में मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट है इसका फ्रीलांसिंग फंडामेंटल। फ्रीलांसिंग फंडामेंटल में बेसिकली ये हमें पता चलता है कि हम फ्रीलांसिंग कौन कौन सी वेबसाइट पे कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हमें ऑनलाइन अर्निंग अलाउ करती हैं और हम किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स पे अर्निंग कर सकते हैं। हम इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी गिग बनाएंगे, एक प्रोफाइल बनाएंगे जिससे आपको अगर बाहर का कोई क्लाइंट आता है तो आपको वो एक आपके इंट्रोडक्शन में ही समझ आएगा कि हाँ ये बंदा क्या करता है और इसने क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्विसेज कर रहा है। तो हमारा इस तरह दूसरा जो पार्ट है वह है इंट्रोडक्शन टू कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग हमारा सबसे बड़ा और एंड तक चलने वाला कोर्स है जिसमें ये एंड तक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इसमें ये सीखेंगे कि आप किस तरह से कंटेंट कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। आप तो जैसे अगर आप सपोज़ करें कि अगर आपको कहे कि मुझे ये कंटेंट इस बारे में लिख के दें, यानी ये आर्टिकल लिख के दें, इंस्टाग्राम पे आर्टिकल लिख के दें, तो आप उसे कैसे आर्टिकल लिख के देंगे और आपके आर्टिकल में ऐसा क्या है जो सिर्फ आपके पास ही आए। आप उसे कौन सी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो देखे कि हाँ उसे एक आपके इंट्रोडक्शन में पता चल जाए कि किस तरह ये बंदा क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो आपको ऑर्डर दे और आप उसे अर्निंग करें। ये बेसिकली इसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए एक आपको गिग बनानी पड़ती थी। गिग में उसे पता चलेगा हाँ भाई ये बंदा ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है और ये हमने इसे अर्न करनी है। इसका सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली है क्या, SEO किसे कहते हैं। हम सपोज़ अगर हम गूगल पर जाके जैसे अब सर्च करते हैं शर्ट का वर्ड, अगर हम शर्ट का वर्ड सर्च करेंगे जब, तो ये देखें जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मैन शर्ट आउटफिटर्स, ये सबसे ऊपर है। ये क्यों सबसे ऊपर है, क्योंकि इसकी SEO अच्छी हुई है, इसकी SEO की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं। इसके अलावा है ऑनलाइन मैन शर्ट्स पाकिस्तान, ये सेकंड पे है, तरह बाकी भी हैं। तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ की SEO सबसे ज़्यादा होगी वो उतनी टॉप पे आएगी और जब वो टॉप पे आएगी तो जाहिर सी बात है वो अर्निंग ज़्यादा होगी। इस तरह अगर हम एक और सर्च करते हैं, हम करते हैं लाइफ बॉय के नाम से, तो लाइफ बॉय में ये देखें सबसे पहले ऊपर टॉप पे जा रहा है। इस तरह कोई फर्स्ट पे है, कोई सेकंड पे है, कोई थर्ड पे है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो SEO पे ही डिपेंड करती है। जिसकी SEO जितनी अच्छी होगी वो उतना ही रैंक करेगी वेब। तो अब बात आती है हमारे पास SEO की टाइप्स, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO में ऐसे होता है कि हम देखते हैं गूगल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ऑन पेज SEO में हम ये देखते हैं
गूगल पे हमने कोई भी आर्टिकल लिखा तो गूगल का ये रूल है कि अगर कोई 10 to 12 ईयर्स ओल्ड कोई बच्चा आए और वो आपका आके कंटेंट पढ़े तो उसे समझ आ जाना चाहिए। मतलब कि आपकी वोकेबलरी इतनी इजी हो कि वो बच्चा आपका कंटेंट अगर पढ़े उसे समझ आए, वो आपकी इंग्लिश पढ़े तो उसे मीनिंग क्लियर हो कि इसमें क्या लिखा है, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा गूगल के कुछ रूल होते हैं, आप कौन सी सब हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने कंटेंट को कैची और एंगेजिंग कैसे बनाना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा इसके टैग्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होते हैं। सपोज़ अगर कोई वेबसाइट पे आके सर्च करता है तो ये जो हमारे टैग्स होते हैं यही हमें टॉप पे लाते हैं। तो टैग्स हम कहते किसे हैं? टैग्स बेसिकली सपोज़ करें अगर मैं एक आर्टिकल लिखती हूँ ड्रेसिंग के बारे में, तो मैं उसमें कुछ उसके टैग्स ऐड करूँगी, जैसे कि वुमेन्स ड्रेसिंग, मैन की ड्रेसिंग। तो ये जो टैग्स हैं किसी ने भी सर्च करने हो, जैसे कोई मेंस के बारे में सर्च करना चाहता है और मैंने मेंस के बारे में लिखा हुआ है, तो वो मेरा टैग ही है जो उसे टॉप पे लाएगा और उसे दिखाएगा कि ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ एसईओ की वजह से होता है कि एसईओ ही होती है जो हमें टॉप पर लाती है। इसके अलावा ये कि मेरे कंटेंट की रीडेबिलिटी सही होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर आप एक कंटेंट लिखते हैं और उसमें आपकी एक्टिव पैसिव मिस्टेक्स होती हैं और इसके अलावा आपकी ग्रामर्स मिस्टेक्स होती हैं, तो वो चीज़ आपकी जो है वो रैंक नहीं करती है। तो इस मतलब जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं या हम जो भी लिखते हैं किसी भी वेबसाइट पे लिखते हैं किसी भी बारे में, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो मेकअप हो या चाहे किसी भी बारे में हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें एक तो उसकी एसईओ वो जितनी अच्छी होगी वो उतना ही रैंक करेगा। एसईओ में हमें यही दोबारा बता रही हूँ कि हमें जैसे हम लिखते हैं आर्टिकल तो उसमें H1 और H2 हेडिंग्स के नाम से लिखा आता है, तो वो हम कहाँ पे H1 यूज़ करें, कहाँ पे H2 यूज़ करें और हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, हमारा सबटाइटल क्या होना चाहिए, ये सब एसईओ पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि एसईओ जितनी अच्छी होगी उतना ही आपकी आर्टिकल उतना ही रैंक करेगा, उतना ही लोग आपके बारे में आपका आर्टिकल देखेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपका आर्टिकल फर्स्ट पे होगा तो जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास आती है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है कि कुछ हमारे पास ऐसे अगर टैग लिंक्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे को खड़ा करते हैं, डेवलपिंग में हमारी हेल्प करते हैं। सपोज़ कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉगर पे बनाते हैं या हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट रैंक पे जाती है, यानी वो लोगों को हमारे कंटेंट की तरफ खींच के लाते हैं। ये सारा है ऑफ पेज एसईओ। अब हमारे पास है आके ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग भी एक तरह की राइटिंग में ही आती है। जैसे कि आर्टिकल होता है, आर्टिकल कह रहे हैं आप उसे, लेकिन ये है कि ब्लॉगिंग जो होता है वो शॉर्ट होता है, 500 वर्ड्स तक का होता है, लेकिन जो आपका आर्टिकल होता है वो मिनिमम 1000 वर्ड से स्टार्ट होता है। जबकि ब्लॉग आप 50 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं, 100 का भी लिख सकते हैं, 200 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल मिनिमम 1000 वर्ड से स्टार्ट होता है। तो ब्लॉग में आपको कुछ रूल फॉलो नहीं करने पड़ते, मतलब आप 200 वर्ड तक लिख सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल होता है उसमें आपको फ्लो लाना पड़ता है, आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है, आपने जो लिखा है वो कैची होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले आए। जैसे अब हम लिखते हैं कोरोना वायरस के बारे में लिखते हैं आर्टिकल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस है क्या, फिर हम लिखेंगे कि स्टार्ट कब हुआ, उसके काजेज़ क्या थे, उसके सिम्टम्स क्या थे, फिर हम उससे कैसे काबू पा सकते हैं
और फिर हम रेमेडीज़ लिखेंगे, फिर उसे कवर करेंगे। इसके अलावा हम उसके ऊपर कुछ कोरोना वायरस की पिक्स लगाएंगे ताकि हमारा जो है आर्टिकल वो यूनिक और कैची नज़र आए। ब्लॉग पे हम इस तरह लिखते हैं कि अगर हम किसी भी एक चीज़ पे ब्लॉग लिखते हैं, सपोज़ हम बॉल पेन पे लिखते हैं या इस तरह की किसी और चीज़ों पे ब्लॉग लिखते हैं, तो हमें ये कोई पाबंदी नहीं है कि हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दें, उसकी हेडिंग्स दें। हम डायरेक्ट 50 वर्ड्स का बॉल पेन के बारे में लिख सकते हैं। ये तो हमारा था कि ब्लॉगिंग है क्या। तो अब हम ये देखते हैं कि मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिस पे हम ब्लॉगिंग करेंगे, वो ऐसे कौन जिससे हमें अर्निंग होगी, ज़्यादा पॉपुलर होगी। ब्लॉगिंग से भी अर्निंग स्टार्ट होती है। सपोज़ अगर कोई इंटरेस्टेड है मेकअप में, ड्रेसिंग में, कोई गर्ल्स फैशन में, तो हम उस पर भी ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे हमने पहले शर्ट्स का देखा था, वो भी किसी ने लिखा था आर्टिकल, वो इसी तरह हम ब्लॉग लिख सकते हैं, लिख के अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऐसी वेबसाइट हैं, वर्डप्रेस और ब्लॉगर, जिस पे हम ब्लॉग लिख सकते हैं। लेकिन जो वर्डप्रेस है वो यूएसए या किसी भी तरह के कंट्रीज़ में वो 95% ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो इसलिए हम वर्डप्रेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, ताकि हमारी चीज़ ट्रेंडिंग में जाए। अब हम ये देखते हैं कि हम ब्लॉग लिख तो लिखते हैं, लेकिन हम इसे अर्निंग करेंगे कैसे। तो इसमें है कि अगर हम किसी भी बारे में ब्लॉग लिखते हैं, सपोज़ हम मेकअप के बारे में लिखते हैं, ड्रेसिंग के बारे में लिखते हैं, फैशन के बारे में लिखते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा पहले उसकी ऑन पेज एसईओ करनी, ऑफ पेज एसईओ करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पहले बताया है कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ से ही हमारी रैंकिंग होगी। इसके अलावा हम देखें कि उसमें ग्रामेटिकल एरर, यानी आपकी ग्रामर की मिस्टेक बिल्कुल ना हो, वो किस तरह होंगी। ये सारा हम पूरे कोर्स में ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ये लिख सकते हैं, कैसे ग्रामेटिक, कौन सी वेबसाइट है जिनकी वजह से आपकी ग्रामर मिस्टेक सही हो सकती है। इसके अलावा मैं फिर उसमें कैची इमेजेस लगाऊंगी, इसका टाइटल लिखूंगी, फिर हाइडिंग्स, फिर सबटाइटल्स लिखूंगी, एसईओ टाइटल लिखूंगी, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखूंगी। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है 1 से 2 लाइनों की, जो हमारे पूरे आर्टिकल को कवर करे, यानी हम पूरे आर्टिकल में क्या है वो हम उसमें लिखेंगे कि हम इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं। जैसे हम स्कूल में कभी हाइडिंग्स लिख देते थे, तो हमारी हाइडिंग्स में बात मोस्टली कवर हो जाती थी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो आएगा हम वेबसाइट पे आके, मैंने अब लिखा है फ़ैशन के बारे में, तो वो फ़ैशन के बारे में सर्च करेगा, तो हमारी अर्निंग इस तरह होगी कि जैसे जैसे वो सर्च करेगा, तो इससे ट्रैफिक इंक्रीज़ होती है, ट्रैफिक गूगल में होती है, तो जिसकी वजह से हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। जैसे हमारे टिकटॉक पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, सपोज़ इसी तरह। तो हमने ब्लॉग लिख लिया, हमने प्लेटफॉर्म्स भी पढ़ लिया, हमने अर्न मनी भी कर ली। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं कौन से। तो हम जिस पे हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो वो है wordpress.com और blog.com, जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, जिस पे हम आर्टिकल लिखेंगे और हमारा ट्रेंडिंग में जाएगा। याद नहीं, हमारा पहला लेक्चर में हमारा जो पूरा कोर्स करेंगे ये इसका इंट्रोडक्शन है कि हम पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। हमारा ये स्टार्ट का कोर्स था, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक था फ्रीलांसिंग फंडामेंटल, जिसमें हमने वो प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए हैं जो हमारी मनी अर्न करने में हमारी हेल्प करेंगे, हम किस तरह से उनसे मनी अर्न कर सकते हैं। और दूसरा हमारा है कंटेंट मार्केटिंग में हम ये देखते हैं कि हम कौन सी स्किल पर ऐसी हैं जिससे हम अर्न करना सीखेंगे, हम कौन सी स्किल प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है कि ये किस तरह से होगा। हर कोई न्यू होता है, किसी को, मोस्ट लोगों को नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या है। इसलिए व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, मैंने पहला ये लेक्चर इसी बारे में अपलोड किया है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज़। आपने टेंशन, जब फर्स्ट ऑर्डर मेरा भी आया था तो मुझे भी कुछ नहीं करना था, मुझे ईमेल तक नहीं करना आता था। मैंने भी ये सारी चीज़ें एक एक करके सारी सीखी थी।
तो इसलिए आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो भी चीज़ आपकी हो, आपका कोई भी कोर्स है तो आपने उसे प्रैक्टिकल करना भी है। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ प्रैक्टिकली करके देखनी थी और क्या किस तरह से करनी थी। एक एक चीज़ एक एक वीडियो में आपको बता दी जाएगी। आप डेली का डेली करेंगे, यानी हर वीडियो पे करेंगे तो आपको बेस्ट है कि आपका बर्डन नहीं होगा और आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो इस कोर्स में हम ज़ीरो से लेके बेसिक तक, एडवांस तक जाएंगे। बेसिक से लेके हम एडवांस तक जाएंगे, एक एक चीज़ सीखेंगे। आपको एंड तक एक एक चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। अभी आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं भी पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, इस वीडियो का मकसद ही यही है, अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आती तो आप दोबारा ओपन करें, दोबारा देख लें। आपको जब तक समझ ना आए आप बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। जो चीज़ की आपको समझ नहीं आती उस पर एक और वीडियो बना दी जाएगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये इसी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे साथ भी ऐसा था। बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया भी होगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्यों, ये पहला कोर्स की ये वीडियो क्यों है। लेकिन जो लोग स्टार्ट हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं, मेरे जैसे मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, मैंने भी यही, तो उनके लिए ये है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। उन्हें पता होना चाहिए कि हम कोर्स जो कर रहे हैं, जो हम कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमें क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसीलिए ये कोर्स का ये स्टार्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है, ताकि हम आपको इसका फ़ायदा पहुंचा सकें, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका क्या यूज़ है, किस तरह यूज़ करना है, किस चीज़ों को यूज़ करना है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, रैंकिंग वाली वेबसाइट्स हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। इन कोर्स में सिर्फ हम एक तरीके से अर्निंग नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अर्निंग कर सकते हैं। ये नहीं समझे कि हम सिर्फ फाइवर और अपवर्क पे अर्निंग करेंगे, नहीं। हम जैसे मैंने बताया आपको, अभी आज के लिए जो बताया वो है वर्डप्रेस एक जिस पे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। वो वर्डप्रेस है जिस पे आप कंटेंट लिखते हैं। अगर आप किस तरह कंटेंट लिखते हैं ये भी आपको सारा एक एक वर्ड सिखा दिया जाएगा हर वीडियो में। इसके बाद हमारे पास है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे टिकटॉक होगी, फेसबुक होगी, ट्विटर हो गया आपका। तो इससे हम ये भी सीखेंगे कि हम इनसे कैसे अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, हम इन पे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जब एंगेजमेंट इसमें क्या है, एंगेजमेंट इसमें ये है कि जिस तरह ये कवर किया हुआ है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, ये इससे मतलब मैंने इससे लिखे हुए सीक्वेंस के साथ, तो ये इसकी एंगेजमेंट है। लेकिन अभी और मार्केटिंग इस तरह होती है, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि कुछ लोग खड़े होते हैं, हम रोड्स पे जाएं, सिम बेच रहे होते हैं, जैसे वो हमें कहते हैं कि हमसे सिम ले ले, फ्री में देंगे, इसमें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आप इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी की मार्केटिंग करें, आप ये काम करें। तो इसी तरह ही हमें ये है कि फेसबुक पे हमें कैसे फाइवर अपवर्क के थ्रू, हमारी फेसबुक के थ्रू हमारी अब फाइवर और अपवर्क पे कैसे अर्निंग होगी, ये हमारा सारा इस कोर्स में सीखेंगे। और इसके अलावा हम टिकटॉक कैसे यूज़ कर सकते हैं अर्निंग में, कैसे हम ट्विटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम किस तरह कर सकते हैं। कंपनी की ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग करे होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग वो है, इस तरह आता है जैसे कुछ लेडीज़ आती हैं जी। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास कंटेंट इंगेजमेंट एंड मार्केटिंग सेल करती हैं या कुछ और इस तो CEM यानी कंटेंट इंगेजमेंट एंड मार्केटिंग है क्या, ये सारा मैंने ये लिखा हुआ है, ये सारा है, ये सारा कंटेंट ही लिखा हुआ है अपनी कंपनी की। जिससे क्या होता है कि उसकी एडवर्टाइजिंग जब करते हैं, लोग से लेते हैं, अगर अच्छी चीज़ होती है तो लेते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका प्रॉफिट कंपनी की तरफ जाता है और वो क्या करते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं। इसे कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। नॉन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की एक और एग्जांपल भी कहते हैं, जैसे सपोज़ करें हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास एक बंदा आता है अपना बैग लेके, उसमें उसके पास कुछ मेडिसिन्स होती हैं। वो डॉक्टर के पास आता है, वो उसे फ्री में कुछ सैंपल्स जिसे आप कहते हैं वो देता है, वो दिखाता है और वो उसे कहता है कि हाँ ये आप चेक करें और इसके बाद आप ये जो है कि हमारी कंपनी की मेडिसिन है, तो अगर आपको सही लगती है आप हमारी कंपनी से मेडिसिन बाय करें। तो उसका क्या होगा कि जो बंदा आया है
तैयार होके वो अपनी कंपनी की नॉन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग कर रहा है। यानी कि अब डॉक्टर को उसमें से 5 में से 2-3 पसंद आ जाती हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है उससे बाय करेगा और उसका प्रॉफ़िट कंपनी को जाएगा। तो इस तरह जब वो डॉक्टर बाय करेगा, पहले फ्री में थी, फिर उसके 20 फ्री में या 20 या 30 या 40 की उसने बेची है और डॉक्टर उसे बाय कर रहा है। तो पहले जो चीज़ उसे फ्री में मिली थी वो बाद में 20 या 20-30 की डॉक्टर को मिली थी। बाद में वो जब बाय करेगा 100 की करेगा, तो इस तरह से इसका जो कमीशन है वो कंपनी को लग जाएगा और कमीशन जो बंदा बेचना है उसे लग जाएगा और इसका प्रॉफ़िट कंपनी को होगा। ये है नॉन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। इसकी एक और टाइप भी है जिसे हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में होता इस तरह से है कि सपोज़ आप ये करें कि ये देखें, जैसे एक कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है यूएसए का, उसकी बर्तनों की दुकान है। तो मैं क्या करूँगी कि वो मुझे एडवर्टाइज़ करेगा कि आप मतलब मेरी एडवर्टाइजिंग करें मेरी शॉप की या मेरी कंपनी की, तो मुझे काम देगा। तो मैं जो जो क्या है, सुबह उसके उठने से पहले अपने जो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक पाकिस्तान के जो कुछ जो इंटरेस्टिंग होंगे लेने में, जिनकी शॉप्स होगी, तो मैं उन्हें वो जो है इश्तिहार वो सेंड करूँगी, जिसकी वजह से वो अगर इंटरेस्टिंग होंगे तो वो कॉन्टैक्ट करेंगे मुझसे, मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँगी, तो इस तरह मेरा एक मिशन बन जाएगा। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस मुझे सुबह उठना पड़ा है, ना तैयार होना पड़ा है और ना ही जो है कि मैं अब अपने किसी के टाइम के पाबंद हूँ कि सुबह 8 बजे मैं निकलूँ, या जब मैंने अपने टाइम के मुताबिक जिस तरह भी सेटिंग करनी है। नॉन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में इस तरह था कि एक बंदा जो है वो सुबह-सुबह उठता है, वो तैयारी करता है, फिर वो कंपनी की तरफ जाता है, वहाँ से जो उसका जो भी है प्रोडक्ट्स वो लेता है, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए जगह-जगह जाता है, तो यानी उसकी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से थोड़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि इस तरह कि अगर मैं घर में बैठी हूँ, मैं तैयार-श्यार नहीं हूँ, मैं किसी को फ़ॉलो नहीं करी, कोई टाइम की पाबंद नहीं हूँ कि मैं इस टाइम ही जाऊँगी। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में ऐसा होता है कि एक बंदा उठता है, तैयार-श्यार होता है, फिर वो जाता है और फिर वो जाके एडवर्टाइजिंग करता है कंपनी की। तो जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है वो हमें सस्ती पड़ जाती है। इसकी तरह जैसे आजकल बहुत सारा एक और भी तरीका चला हुआ है कपड़े पे ऑनलाइन सेलिंग का। जो लोग घर बैठ के ऑनलाइन ग्रुप व्हाट्सएप या फेसबुक पे ये डालते हैं कि आप भई आप कपड़े बाय करें, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ले रहे होते हैं कंपनी से और फिर उन्हें उनका जो कमीशन मिलता है, तो वो डिजिटल इसे भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग के आप एक एग्ज़ाम्पल कह लें। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग जिसे कह लें हम। कंटेंट मार्केटिंग जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये जो मैंने जितना भी ये लिखा है ये सारा है कंटेंट। लिखने वाली जो भी चीज़ हमें राइटिंग से रिलेट मिले वो क्या कहलाती है, वो हमारा कंटेंट कहलाती है। उसमें आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, वेब कंटेंट हर चीज़ आ जाती है। आर्टिकल राइटिंग जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि आर्टिकल राइटिंग में एक चीज़ को बहुत फ़्लो से लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में एक आर्टिकल लिखती हूँ, तो मुझे सबसे पहले उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि मैं स्टार्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी उसकी कि मैं ये क्या इसमें क्या बताना चाह रही हूँ, 1-2 लाइन्स की। उसमें हाइडिंग सब हाइडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। फिर उसका मैं ये लिखूँगी जैसे काजेज़ क्या हैं, अगर मैं कोरोना वायरस के बारे में लिखूँ तो मैं बताऊँगी कि इसके काजेज़ क्या हैं, इसका क्यूर क्या है। इस तरह मतलब हम ये सारे फ्लो जो आ जाता है वो आ जाता है आर्टिकल में। एंड पे उसका कंक्लूजन लिखना भी होता है। जबकि ब्लॉग जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके बिल्कुल ऑपोज़िट है। हमें नहीं ज़रूरत होती कि हम लिखें इसके कोरोना वायरस के बारे में अगर हम लिखें तो हमें ये ज़रूरत नहीं होती हम इसके सिम्टम्स लिखें, हम इसका क्यूर लिखें, काजेज़ लिखें और फिर एंड पे कंक्लूजन भी फाइंड करें। ब्लॉग पे मैं डायरेक्ट 200 वर्ड्स या 50 या 500 वर्ड्स की डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकती हूँ। इसके बाद आ जाता है वेब कंटेंट जैसे सपोज़ करें आप अलीबाबा है, अमेज़ोन है। अगर हम देखें यहाँ पे
स्पोर्ट्स सर्च करते हैं हम गूगल पे जाके, जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे अमेज़ोन के बारे में सर्च कि अमेज़ोन है क्या, व्हाट इज़ अमेज़ोन, ये आ गई। तो जिस तरह यहाँ पे सबसे ऊपर लिख रहे हैं अमेज़ोन के बारे में विकिपीडिया पे भी लिखा गया है, और इस तरह और भी नीचे लिखे हुए हैं। तो ये वेबसाइट के बारे में है कि ये इसे कहते हैं वेब कंटेंट। वेब कंटेंट में हम किसी भी वेबसाइट के बारे में लिखते हैं कि ये वेबसाइट किस कंट्री में है, कैसे काम कर रही है। जैसे हम एक और वेबसाइट देखते हैं अली एक्सप्रेस। तो अली एक्सप्रेस के बारे में अगर मैं ये लिखूँगी कि हम ये कौन से कंट्री में है, ये वर्ल्ड वाइड कैसे यूज़ हो रही है, इसके हम कैसे प्रोडक्ट सेल वगैरह कर सकते हैं, तो ये सारे वेब कंटेंट के वेबसाइट के बारे में आ जाएगा। तो ये वेब कंटेंट बनेगा। सपोज़ जैसे आजकल फ़ेमस है हमारे पास OLX, इस तरह की चीज़ें। तो हम OLX पे कोई भी ऐड लगाते हैं, तो ऐड लगाते हैं और फिर उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड, यानी कुछ लोगों ने, कराची से लोगों ने, लाहौर से लोगों ने, इस्लामाबाद से लोगों देखते हैं। अगर सपोज़ हम गाड़ी की लगाते हैं तो वो उसके बारे में फिर थोड़ी बहुत हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि भाई गाड़ी की सिचुएशन क्या है, ये किस तरह की है। तो फिर जैसे जैसे उसे लोग देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि ये किस सिचुएशन क्या, लोग कांटेक्ट करेंगे कि भाई हाँ, जो इंटरेस्टेड होंगे उसे लेने के लिए। तो वो इस तरह ये है, ये जो वेबसाइट्स है इस तरह ही अली एक्सप्रेस है। तो हम ये इसके बारे में ये लिखेंगे कि हाँ भाई ये इस कंट्री में ये पाई जाती है, जैसे OLX पाकिस्तान में भी है और इस तरह। तो और इसका क्या काम है कि हम इस पे किस तरह से अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये है वेबसाइट के बारे में, मतलब हम लिखते हैं तो ये सारा वेब कंटेंट होता है हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो इसमें आता है वो है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री हम किस तरह से करते हैं, सपोज़ करें कि जैसे अब मुझे जो एक ऑर्डर आया था वो था, कोई बंदा था, वेबसाइट थी उसकी, तो उसने ये कहा था कि मुझे इसका जो एक वेबसाइट है ये मैंने, मतलब एक जो ओरिजिनल है वो मैंने बंद कर दिया, तो मैंने दूसरी वेबसाइट बनाई है। तो आप जो है इसका क्या करें कि आप इसका वन वेबसाइट का डाटा दूसरे वेबसाइट पे कर दे कन्वर्ट। तो उसने उसके बारे में उसने, यानी उस वेबसाइट के बारे में उसने मुझसे जो काम करवाया वो होता है, वो डाटा एंट्री कहलाता है। इसके अलावा इसमें डाटा एंट्री में फ़ाइल कन्वेयर होता है। फ़ाइल कन्वेयर इस तरह होता है कि PDF टू वर्ड, अक्सर हम PDF का नाम तो सुना होगा, हम PDF को वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड को PDF में। फिर इसकी तरह अगर हमें कोई इमेजेस दे देते हैं 6-7, जिस तरह से कि आप इसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दें, तो वो भी इस तरह, वो भी कैसे हम कर सकते हैं कन्वर्ट, ये सारा डाटा एंट्री में आता है। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है वेब रिसर्च और वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है कि वेब रिसर्च पे अगर कोई सपोज़ करें कि आप कोई लाहौर या इस्लामाबाद का बंदा है, वो मुल्तान कभी नहीं आया, तो वो मुझे कहेगा कि मुझे मुल्तान या बहावलपुर के किसी भी 5 पिज़्ज़ा बर्गर पॉइंट पे जो है उनका बताओ कि वो कौन से हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल एड्रेस तो सारा सेंड करो। तो मैं क्या करूँगी कि मैं अब सर्च करूँगी जाके कि गूगल पे, जैसे अभी हम सर्च करते हैं 10 बेस्ट पिज़्ज़ा पॉइंट इन बहावलपुर। तो ये तो जैसे देखें यहाँ पे पिज़्ज़ा टाउन आ जाता है, पिज़्ज़ा हट आ जाता है, सबवे आ जाता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है द 10 बेस्ट रेस्टोरेंट इन बहावलपुर। तो जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट के नाम आ गए हैं, लिब्रा वैली, सीज़न रेस्टोरेंट, ये देखें। और फिर साल्ट एंड पेपर है। इसके अलावा नेक्स्ट है अलमाइदा फ्राइड चिकन। तो मैं ये क्या करूँगी कि साथ साथ मैं एक्सेल की फ़ाइल खोलूँगी, इनका नाम, इनका एड्रेस, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ साथ एक्सेल में लिखती जाऊँगी। तो इस तरह जिस तरह हमारा कोई क्लाइंट आ जाता है फाइवर या अपवर्क पे, तो वो हमें आके कहता है कि मुझे कनाडा के कुछ भी, कोई भी सेल प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट हो गए या किसी और प्रोडक्ट कोई ऐसी हो जो अच्छी मिलती हो, तो मुझे वो बताएं कि कहाँ कहाँ से मिलती है। तो हम बिल्कुल इस तरह ही करेंगे कि हम अब कनाडा तो नहीं गए, तो हम क्या करेंगे, हम अपना साथ हम गूगल पे सर्च करेंगे कि मतलब हम कौन सी, अगर वो खाने का पूछ रहे, जो भी वो प्रोडक्ट पूछ रहा है,
वो सर्च करेंगे, देखेंगे बेस्ट साइट वो कौन सी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये हमने ये की हुई थी, ऐसे ही साथ हम एक्सेल की शीट खोलेंगे और साथ साथ उसे नोट डाउन करते जाएंगे। हम लिखेंगे वो वेबसाइट वो कहाँ पे है वो शॉप, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल एड्रेस हम लिख के तो वो हम अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे। तो उसके बदले में हमें क्या होगी, हमारी अर्निंग होगी फाइवर या अपवर्क पे। तो ये है हमारी अर्निंग के जो काजेज़ हैं, मतलब हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं उनमें ये भी है, और ये सारे जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं ये सारे भी हैं। तो अभी आपको स्टार्ट में चीज़ें हो सकता है ना समझ जाएं, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी स्टार्ट में ऐसे ही हुआ था। तो इतना मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, करने में। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आपके ऊपर से गुजर गया। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है ना अभी कि हमने पढ़ना क्या है और हम बताना क्या चाह रहे हैं। बाकी सारा कोर्स तो अभी पीछे है। और इसके अलावा आपको ये भी है कि आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उस पर दोबारा भी वीडियो बना दी जाएगी, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो आप आराम से चीज़ें टाइम लेती हैं समझने में, करने में, तो आप आराम आराम से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी कि फ़ौरन से कि आप आज वेबसाइट बना लें, कल आपके पास क्लाइंट आ जाए, परसों आपकी अर्निंग। तो ये चीज़ें टाइम लेंगी थोड़ा सा आपको समझने में, आपके करने में। तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये जो है ये हमारा जो पूरा कोर्स है तो ये तो कवर हो चुका है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए हुए थे। ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो नहीं भी समझ आई तो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जब एक एक चीज़ को आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। डाटा एंट्री को जब अलग से पढ़ेंगे, वेब रिसर्च को अलग से पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग का किया था, तो हम देखते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है। ये देखें, इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि फ्रीलांसिंग आखिर है क्या और हम किस तरह से करेंगे। और ये देखें, जी आ गया है इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा एंट्री और अपनी सारी स्किल जैसे देखेंगे, अकाउंट कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, तो ये देखेंगे। तो अभी है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग है क्या। तो ये डेफिनेशन आपको याद करने के लिए नहीं है, मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। और इस फ्रीलांसिंग हमें पता चले कि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो चीज़ है क्या। हम फ्रीलांसिंग करते हैं, बहुत सुनते हैं फ्रीलांसिंग कोर्स करें, ये करें वो करें, लेकिन आखिर फ्रीलांसिंग है क्या। तो उन्होंने लिखा हुआ है essentially a freelance job is one where a person works for themselves। फ्रीलांस एक ऐसी है जिसमें एक इंसान अपने लिए काम करता है, रेदर देन अ कंपनी। यानी कोई भी इंसान, जैसे एक बंदा जाता है सुबह किसी भी फैक्ट्री में मुलाजमत करता है या वो जॉब करता है, तो वो क्या करता है कि वो फैक्ट्री के थ्रू का बंदा वो चाहता है। तो इसमें यह है कि एक इंसान अपने लिए तो वो काम करता है, लेकिन वो फैक्ट्री के थ्रू भी, यानी फैक्ट्री का एम्प्लॉय हो जाता है। तो इसी तरह इसमें भी यही है कि जो एक भी इंसान फ्रीलांसिंग करता है वो सिर्फ अपने लिए काम करता है। While freelancers do take on contract work for companies and organizations, they are ultimately self-employed। चाहे वो इसमें बता रहा है कि चाहे वो दूसरी कंपनियों से यानी ऑर्डर लेते हैं, जिस तरह मिलता है उन्हें ऑर्डर, लेकिन वो जो है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। उसे सुबह 8 से 11 बजे या 12 बजे रात की टाइमिंग फॉलो नहीं करनी पड़ती, उसे मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, वो अपने घर में रह के तो आराम से कर सकता है। तो इस तरह वो जिस भी कंपनी में काम करता है तो वो उसका एम्प्लॉय नहीं बन सकता, लेकिन हाँ ये है कि वो उसका जो है कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे अब इससे पहले, ये कोर्स करने से पहले, यानी जब मैंने ये कोर्स करना स्टार्ट किया था तो मैं क्या करती थी कि मैं तब टीचिंग करती थी। तो मैं सुबह 8 बजे तैयार होके जाती थी, शाम 1 बजे तक आती थी। तो मेरा मतलब एक मेरी ड्यूटी थी, यानी 8 से 1 टाइम मैंने उन्हें देना है।
ये मैं थोड़ा इसका जो है ज़ूमिंग एरिया थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, तो जिससे आपको क्लियर नज़र आए, ताकि जी। तो मैं ये बता रही थी कि मैं ये कोर्स जब कर रही थी, जब मैंने ये कोर्स करना स्टार्ट किया था, तो मैं स्कूल टीचिंग करती थी। मैं सुबह 8 से 1 बजे तक जाती थी, तो मैं वहाँ काम करती थी। तो मैं इनके लिए काम करती थी, उनकी कंपनी के लिए। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि मैं उनकी एम्प्लॉइज़ थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। आप यानी कि आप वो खुद काम करते हैं इस पे। तो आपको कोई मॉर्निंग या नाइट ड्यूटी जिस तरह बाकियों की है वो फॉलो नहीं करनी पड़ती। सॉरी, बस स्क्रीन का थोड़ा ज़ूमिंग एरिया ज़्यादा हो गया था। तो लेकिन जो है एक फ्रीलांसर है, वो क्या करता है कि आप उसे एक ऑर्डर दे देते हैं, उसकी मर्ज़ी। जैसे मुझे एक ऑर्डर आया था, पहला तो मेरी मर्ज़ी थी, मैं उस पे सुबह शाम करती। वो एक टाइम देते हैं, आप हमें 2 दिन में या 3 दिन में ये जो हमारा ऑर्डर है ये आप हमें कंप्लीट करके दे दें। तो मैं अपनी मर्ज़ी से उठती थी, अपनी मर्ज़ी से सोती थी, मतलब मैं जिस तरह भी काम करती थी। तो वो ये मुझ पे डिपेंड करता था। मैं ये नहीं थी कि मैं सुबह 8 से 1 बजे तक तैयार होके मॉर्निंग अपनी जो है वो ड्यूटी देने जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसीलिए ये कहते हैं कि ये सेल्फ़ एम्प्लॉयड होता है। ये काम तो करता है, लेकिन ये भी किसी भी कंपनी का एम्प्लॉइज़ नहीं कहलाया जाता। इसकी मर्ज़ी है, ये जब मर्ज़ी काम करे, जब मर्ज़ी उठे। तो ये होता है इस फ्रीलांसर में, क्या आपको कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। तो बेसिकली अब हम ये डिस्कस करते हैं। फ्रीलांसिंग तो हमने डिस्कस कर लिए है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो फ्रीलांसर होता है ये करते क्या हैं, यानी कि फ्रीलांसर क्या करते हैं। तो ये देखिए इधर, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं ये किसी भी फ्रीलांसर के लिए बहुत एसेंशियल स्टेप्स हैं। जो स्टेप्स हैं क्या, सेट यूर प्राइसेस। सेट यूर प्राइसेस का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं और आपसे जो क्लाइंट्स काम करवा रहा है, तो आप मतलब किस तरह से। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो ये डॉलर था 180 का। तो मैंने अपना फर्स्ट स्टार्ट जो था तो वो मैंने $5 स्टार्ट किया था कि मैं $5 लूँगी इस काम के। तो अगर जैसे कंटेंट में लिखने के $5 लूँगी एक, तो जैसे वो मुझे 2-3 कंटेंट, सपोज़ अगर वो मुझे 3 कंटेंट दे देता तो और कहता कि हाँ मैं आपको $12 तक दूँगा। तो मैं भी स्टार्ट थी, तो मैंने भी सही कहा कि हाँ चलो, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो मैंने भी ये फार्मूला अप्लाई किया, तो मैंने उसे ले लिया। तो अब ये है कि मैं अब एक आर्टिकल का सिर्फ सिंगल आर्टिकल का मैं जो है वो $10 प्राइस करती हूँ, क्योंकि अब मुझे चीज़ें आ गई हैं और मुझे है कि मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए अब नेक्स्ट है स्टार्ट टू रीचिंग आउट टू फाइंड द क्लाइंट्स। तो आप अपने क्लाइंट्स को कैसे फ़ाइंड करेंगे कि आपको अगर क्लाइंट मैसेज करता है कि भाई आप हमने आपसे ये करना है, तो आप उन्हें किस तरह से सेटिस्फाइड करते हैं। आप कैसे उन्हें ये कहेंगे कि वो आपको ही ऑर्डर दे के जाए। इतने सारे लोगों में से आपको ही क्यों। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट को फाइंड करेंगे। आपकी गिग में, आपकी जो है अकाउंट में, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ डिफरेंट है जो आपको जो है क्लाइंट्स आप तक रीच करेंगे। तो ये भी। और इसके बाद है हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिलीव इन योरसेल्फ। आप कोई भी काम करते हैं, ये सिर्फ फ्रीलांसिंग या किसी और चीज़ नहीं के लिए, इसके अलावा आप कि कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह वो काम हो जाता है। और अगर आप पहले से होप लूज़ कर देंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती या ये बहुत मुश्किल है, जैसे फ्रीलांसिंग थोड़ी मुश्किल है, और आप ये कह दें कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं किस तरह से करूँगा, मैं कर नहीं सकता, तो ये ज़्यादा मतलब ये है कि आप खुद पे बिलीव करें। जब मैंने ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मुझे खुद पे बिलीव था। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं 8 to 1 जो है स्कूल की ड्यूटी करती थी, स्कूल जॉब करती थी, इसके साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग सीखा था।
तो फिर जैसे जैसे फ्रीलांसिंग मेरी चलती गई, स्कूल भी मेरा साथ चलता गया, तो अगर मैं ये सोचती कि नहीं मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल पढ़ाती हूँ, एक थकन है, एक बर्डन है, तो मैं ये काम नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली वो जो है आपकी जो होप है वो लूज़ हो जाती है। तो अब बेहतर है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंट रखें, करें कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। तो वो ऑब्वियसली कि वो लाज़मी हो जाता है, जब हम एक काम करने की ठान लेते हैं तो वो लाज़मी इंशाल्लाह होता है। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने मतलब पहले जो मैं अपना रेट था मेरा एक कंटेंट का, तो मैं $5 लेती थी। तो मैंने फिर जो है कि मैंने उसकी जो $10 कर दी उसकी प्राइस। तो मुझे खुद भी यकीन था कि मतलब मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने जब ये देखना शुरू किया कि मतलब जो मैं आर्टिकल लिखती हूँ उसकी वैल्यू 180 या $5 के मार्केट में, तो उसकी वैल्यू 600 to 700 है। तो मैंने भी ये किया कि मैं सबसे पहले मैंने उसकी जो है $10 अपना किया और सेटअप किया, और उसी से हुआ। स्टार्ट में ये है कि थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, आप भी बिगिनर होते हैं और आपको इतना आइडिया नहीं होता, तो आप प्राइस सेट लोएस्ट करते हैं ताकि आपको मतलब आपके पास क्लाइंट आए, आप मतलब वो आपका काम देखें। अगर आप मतलब स्टार्ट में ये होता है कि क्लाइंट बनाने होते हैं, आप जैसे मैंने पहले आपको बताई थी कि एक डॉक्टर के पास कोई दवाई बेचने आता है, तो वो पहले 100-200 में दे के जाता है, सस्ती में दे के जाता है, लेकिन वही क्लाइंट जब बन जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग में भी सेम इसी तरह ही होगा। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि इस स्टार्ट इंट्रोडक्शन में आपको लाजमी समझ आई होगी और ये आपके लिए लाजमी फ़ायदेमंद रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम डाटा एंट्री की अपलोड करेंगे कि हम किस तरह काम कर सकते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।